एक पल के लिए सोचकर देखिए कि जिन्हें खरीदा बेचा जाता था, जो किसी की निजी संपत्ति हुआ करते थे, वो अचानक एक पूरे मुल्क के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन जाएं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये दिल्ली के गुलाम बादशाहों की, जी हाँ, हैरान कर देने वाली सच्ची दास्तान है। एक ऐसे वंश की जिसे उन लोगों ने बनाया जो गुलाम बनकर आए और सुल्तान बनकर दुनिया पर छा गए। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये नामुमकिन मुमकिन हुआ कैसे। तो देखिए, इस कहानी की जड़ एक शब्द में है, मामलुक। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वो जिस पर किसी का हक हो। लेकिन रुकिए, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। ये थे तुर्की के एलीट मिलिट्री स्लेव्स, जिन्हें बचपन से ही जंग लड़ने और हुकूमत चलाने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती थी। कह सकते हैं कि ये अपने मालिकों के लिए जीते जागते बेहद कीमती हथियार थे। उनका काम, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सेवा करना, शासन नहीं। वो बस एक औजार थे, कोई शहजादे नहीं। और बस इसी बात में हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है। संपत्ति समझे जाने से लेकर एक सल्तनत के मालिक बनने तक का वो जबरदस्त सफर। तो सवाल यही है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। एक इंसान जिसे एक बिकाऊ चीज समझा जाता था, वो आखिरकार एक पूरे साम्राज्य का मालिक कैसे बन बैठा? चलिए इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है साल 1206 में। देखिए, हुआ ये कि उस वक्त के ताकतवर शासक मोहम्मद घोरी की मौत हो गई, और जैसे ही वो मरा, उत्तरी भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया। सत्ता खाली थी, और इसी उथल पुथल भरे माहौल में इन मामलों को खतरे के साथ साथ अपना मुकद्दर खुद लिखने का एक सुनहरा मौका नजर आया। और इस मौके को लपकने वाला पहला शख्स था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी का सबसे वफादार गुलाम और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ऐबक का सफर तो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। गुलाम से सुल्तान तक का वो इतना दरिया दिल था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। आज दिल्ली की पहचान बन चुकी कुतुब मीनार की नींव भी उसी ने रखी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से इस सल्तनत के संस्थापक की कहानी अचानक ही खत्म हो गई। तो ऐबक ने नींव तो रख दी थी, पर वो एक कच्ची नींव थी। उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किसी और के हिस्से में लिखा था। और हाँ, इसी दौर में इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी रानी का नाम भी लिखा गया जिसने वक्त के हर नियम को तोड़ कर रख दिया था। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर शासक निकला। सल्तनत बिखरने ही वाली थी कि तभी मैदान में उतरा एक और पूर्व गुलाम, इल्तुतमिश। उसने आराम शाह को हटाया, बागडोर अपने हाथ में ली और ऐबक की रखी नींव पर एक असली साम्राज्य खड़ा कर दिया। इल्तुतमिश का राज लंबा था और चुनौतियों से भरा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बताती है कि वो कितना बड़ा रणनीतिकार था। अपने शासन के पहले 10 साल उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने में लगा दिए। फिर दूसरा बड़ा खतरा आया चंगेज खान के मंगोलों का। उनसे सीधे भिड़ने के बजाय इल्तुतमिश ने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और सल्तनत को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। और जब ये दोनों खतरे टल गए, तब उसने सल्तनत को अंदर से मजबूत करने पर ध्यान दिया। इल्तुतमिश सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने चालीसा बनाई, यानी 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप जो उसकी ताकत का बेस बने। उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, जिसमें अफसरों को सैलरी की जगह जमीन दी जाती थी। इससे शासन चलाना बहुत आसान हो गया। उसने सल्तनत की अपनी करेंसी चलाई, और हाँ, ऐबक के अधूरे सपने कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया। वो सही मायने में सल्तनत का असली आर्किटेक्ट था। और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी। उसने अपने बेटों को नाकाबिल मानते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुन लिया। उस दौर में मर्दों की दुनिया में ये एक इनकलाबी, एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। और इस तरह रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठी। इस बात की गहराई को समझिए, वो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली और आखिरी महिला थी। मुगलों के दौर में भी ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। ये हर मुश्किल के खिलाफ एक असाधारण जीत थी। लेकिन रजिया का शासन कांटों भरा ताज था। तुर्की अमीर किसी औरत का हुक्म मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने पीठ पीछे साजिशें शुरू कर दी। पहले एक बगावत हुई। जब रजिया उसे कुचलने गई तो धोखे से उसके सबसे करीबी साथी की हत्या कर दी गई और उसे कैद कर लिया गया। और आखिरकार सिर्फ 4 साल के शासन के बाद 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। एक बेहद काबिल शासक का कितना दुखद अंत। रजिया की मौत के बाद सल्तनत में मानो अफरा तफरी मच गई।
कमजोर सुल्तान आते जाते रहे और सल्तनत बिखरने लगी। लेकिन इसी अंधेरे दौर से एक बहुत ही सख्त ताकत का उदय हुआ, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। रजिया के बाद के सुल्तान तो बस नाम के थे, असल में वो कठपुतलियां थे। असली डोर तो उनके वजीरे आजम बलबन के हाथ में थी। वही बलबन जो कभी इल्तुतमिश की चालीसा का हिस्सा था। और आखिरकार 1266 में बलबन ने पर्दा हटाया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन जानता था कि सल्तनत को बचाने के लिए सुल्तान की इज्जत और डर को दोबारा कायम करना होगा। इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया, नियामते खुदाई, यानी सुल्तान जमीन पर अल्लाह की परछाई है, उसका प्रतिनिधि है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उसकी एब्सोल्यूट पावर को भगवान की मंजूरी दिलाने का एक तरीका था। बलबन की नीतियां उसकी सोच को साफ दिखाती हैं। उसने सिजदा और पैबोस जैसी रस्में शुरू की, यानी सुल्तान के सामने झुकना और उसके कदम चूमना। मकसद था हर किसी को उसकी हैसियत याद दिलाना। और विडंबना देखिए, उसने उसी चालीसा को तबाह कर दिया जिसने उसे ताकत दी थी, ताकि कोई और ताकतवर ना बन सके। उसकी रक्त और लौह की नीति का मतलब था कि हर विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। उसके हर काम का सिर्फ एक मकसद था, ऐसी ताकत जिसे कोई चुनौती ना दे सके। मामलुक वंश का शासन 1290 में तो खत्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास पर उनकी छाप बहुत गहरी थी, जो कभी मिट नहीं सकती। सवाल ये है कि गुलामी से पैदा हुए इस राजवंश ने आखिर पीछे छोड़ा क्या? मामलुक वंश की विरासत 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, शासन चलाने की कला। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे तरीके बनाए जो आने वाली कई सल्तनतों के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गए। और दूसरा, वास्तुकला। वो पत्थरों में ऐसी निशानियां छोड़ गए जो आज भी दिल्ली की शान बढ़ा रही हैं। जरा सोचिए, उनकी बनाई इमारतें आज भी हमें हैरान करती हैं। आसमान को छूती कुतुब मीनार हो, या दिल्ली की पहली बड़ी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, या फिर उनके आलीशान मकबरे, उन्होंने एक बिल्कुल नए इंडो इस्लामिक स्टाइल को जन्म दिया। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये उनकी नई ताकत और पहचान का ऐलान थी। तो आखिर में, जैसा कि ये लाइनें बताती हैं, गुलाम वंश की असली अहमियत सिर्फ उनकी जीतों में नहीं थी। उनका सबसे बड़ा योगदान था एक ऐसा ढांचा बनाना, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिसने आने वाली सदियों तक भारत के शासन और संस्कृति के विकास को एक नई दिशा दी। तो हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं, गुलामों द्वारा बनाए गए एक राजवंश की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो जिद जिसने उन्हें एक बिकाऊ चीज से शहंशाह बना दिया, या फिर उनके बनाए वो प्रशासनिक ढांचे जो सदियों तक चले, या फिर वो अमर इमारतें जो आज भी अपनी कहानी कह रही हैं? शायद इस सवाल में ही उनकी इस अविश्वसनीय कहानी का सार छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।